ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर किसी मटेरियल, किसी सब्सटेंस या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। जैसे आपने देखा होगे जो ट्रक होते हैं, व्हीकल हैं कुछ, उसमें सामान को लोड करते हैं और वो ट्रक जो है किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में या किसी दूसरे स्टेट में उस सामान को लेके चला जाता है। इसको हम जनरली ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिविंग बॉडी में भी होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो ट्रांसपोर्टेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में भी होता है। इसमें बॉडी के एक पार्ट में किसी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है और वहाँ से उसको किसी दूसरे पार्ट पर, बॉडी के पार्ट पर लेके जाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज ए टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस इन विच a substance is absorbed in one part of body and carried to the other part of the body of an organism। बॉडी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के एक पार्ट में एब्जॉर्प्शन होगा और वहाँ से वो किसी दूसरे पार्ट पे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है, वहाँ पर वो लेके जाया जाएगा। अब बात ये आती है कि ट्रांसपोर्टेशन हम कर तो रहे हैं, बॉडी में हो तो रहा है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हो रहा है? तो देखिए, जैसे हम अपनी बात करें या प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स, जैसे हम अपनी बात करते हैं तो देखो हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल्स की बनी है, यानी कि हम जो है मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारी सेल्स की बनी है। और हमारी बॉडी में एक एक सेल को क्या चाहिएगा भाई, अगर प्रॉपर लाइफ सही तरह से चले, हर एक बॉडी पार्ट हमारा काम करे, तो हर एक बॉडी पार्ट को न्यूट्रिशन चाहिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक सेल को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सब चाहिएंगे। और जब न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ये जाएगी, एनर्जी बनेगी, तो उसके बाद में वो वेस्ट ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, वेस्ट भी निकलेगा, तो उनको बाहर भी निकालना है। तो हर एक सेल तक ये न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन लेके जानी है और बदले में बाकी चीज़ें जो वेस्ट है उनको वापस लेके भी आना है हर एक सेल से। तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब बात ये आती है, देखो हमारे सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन हम दो सिलेबस में हमारे पास दो में, एक तो ट्रांसपोर्टेशन हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे और एक ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे हम प्लांट्स में। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में किसके थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से होता है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी में दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम चलते हैं। एक चलता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या बोल सकते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और दूसरा हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास में कि भाई दो टाइप के जो सिस्टम है जो बॉडी में चलते हैं सर्कुलेटरी, उनके नाम क्या हैं? तो बच्चों को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो पता था, लेकिन लिम्फेटिक का वो नहीं लिख पाए कुछ बच्चे, बाकी बहुतों ने लिखा भी। तो अभी पहले हम क्या चलेंगे, पहले हम लेके चलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जो, जैसे हमने कहा ना ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक सामान को लेके जा रहा था, ऐसे ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में जो मटेरियल्स हैं उनको लेके जाएगा ब्लड। जब ने कहा कि व्हीकल जो थे हमारे, ट्रक था या कोई और था, वो सब्सटेंस को लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे ट्रक जो था वो मेन था लेके जाने वाला। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो जितने भी न्यूट्रिशन, जैसे हमने खाना खाया तो डाइजेशन के बाद में जो मटेरियल एब्जॉर्ब हुए बॉडी के अंदर, वो जो मटेरियल एब्जॉर्ब हुए हैं वो हमारी एक एक सेल तक पहुँचना है। ठीक है, या हमने सांस ली तो ऑक्सीजन जो है हमारी एक एक सेल तक जानी है, तो वो ब्लड के थ्रू जाए। ठीक है, किसके थ्रू जाएगी? ब्लड के थ्रू जाएगी। तो ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम बाद में करेंगे। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं भाई, कौन कौन इसके अंदर आएगा, तो मेन जो लेके जाने वाला, लेके आने वाला जो मटेरियल है वो हमारा ब्लड है।
तो कंपोनेंट में आपके सीधा सीधा आ जाएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला आएगा हमारा ब्लड, दूसरा आ जाएगा हमारा ब्लड वेसल्स जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन्स, और तीसरा आ जाता है हमारा पंपिंग स्टेशन दी हार्ट। तो ये तीन चीज़ें हमारे चल के आती हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएंगी। देखिए ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस किस से बना है हमारा, वो पूरा बना है ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। इन तीन चीज़ों से मिलके क्या है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बना है। तो एक एक करके देखते हैं इन सभी को कि भाई पहले हम पढ़ रहे हैं ब्लड को, उसके बाद ब्लड वेसल्स को, उसके बाद में हार्ट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर भाई जो ये क्या है ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी हम बोल सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, दूसरा ब्लड वेसल्स पढ़नी है, तीसरा हार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ब्लड को, या फिर मैं इधर लिखता हूं इसको। तो पहले हम पढ़ रहे हैं ब्लड को। तो ब्लड क्या है, ब्लड की हम बात करते हैं तो जनरली हम इसको डिफाइन करते हैं कैसे कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब क्या है भाई, लिक्विड है ये। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब कनेक्टिव का मतलब क्या है, कनेक्ट करने वाला। जैसे हमारे सिर से लेके पैर की उंगली तक हमारे क्या है पूरा पूरा बॉडी कनेक्ट है, किसके थ्रू है, ब्लड के थ्रू। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पैर में दर्द होता है तो डॉक्टर जैसे हाथ में इंजेक्शन लगाया तो पैर का दर्द ठीक, क्यों, क्योंकि जो इंजेक्शन लगाया वो क्या ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, ब्लड के अंदर आ गया, और ब्लड से क्या वो सर्कुलेट करता करता पैर तक या बॉडी में जहाँ भी दर्द होगा या प्रॉब्लम होगी वहाँ तक वो पहुँच जाता है। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी के हर पार्ट में न्यूट्रिशन जा रहा है, हर पार्ट ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ब्लड के थ्रू वो जो खाना खाया डाइजेस्ट होने के बाद में वो सारा का सारा जो खाना है डाइजेस्टिव फॉर्म में जो बन चुका है वो ब्लड में जाके डिज़ोल्व होके वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेल में पहुंच जाता है, इसलिए हमारा हर एक पार्ट ग्रो करता है अच्छे से। ठीक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है कौन है हमारा, जो ब्लड है। और ब्लड में अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में हमारे ब्लड में हमारे मेन दो कंपोनेंट्स हैं ब्लड के भी। एक तो उसका लिक्विड पोर्शन, ठीक है, एक तो उसका लिक्विड पोर्शन हो जाता है पूरा पूरा उसका, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड पोर्शन को हम प्लाज्मा बोलते हैं, और बाकी जो इसके होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, जो इसके अंदर है जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पोसेल्स इनको कहते हैं। यानी कि जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में हम इनको ब्लड सेल्स कहते हैं। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा मतलब ब्लड का लिक्विड जो पोर्शन है, ये करीबन ब्लड का 55% बनाता है, और ब्लड का जो 45% पोर्शन है वो ये ब्लड सेल्स होती है, जैसे WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स, वो ये होती है। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पोर्शन है, इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, ये होते हैं। मतलब बोल सकते हैं इट कंटेन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। और भी अगर मैं कहूँ कि भाई जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो हम बोल देंगे डाइजेस्टेड फूड, ठीक। और हम बोल सकते हैं और भी बहुत है भाई, हॉर्मोन्स हो सकते हैं,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो मैक्सिमम ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही घुल के ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो लिक्विड पोर्शन में प्लाज्मा में ये आते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि ब्लड कॉर्पोसल्स कहते हैं, ये हमारी 3 टाइप की होती हैं। आपने सुना है RBCs यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, ठीक, जिसके लिए हम दूसरा वर्ड इरिथ्रोसाइट्स भी यूज़ करते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोस का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल। तो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स जनरल में हम सेल्स कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ल्यूकोसाइट्स। और तीसरी हमारी आती है ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए एक एक करके इनके फंक्शन देखते हैं। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, कंटेन ए रेड कलर पिगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इस पिगमेंट को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन भी 2 पार्ट आता है, हिम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबुलिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो यानी हम बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन का बना है, ठीक है। बोलते हैं ना बॉडी में आयरन कहाँ है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर है, और हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी के अंदर है। तो जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, इसका मेन जो काम होता है ये ऑक्सीजन को लेता है अपने अंदर और उसको ट्रांसपोर्ट करके बॉडी की एक एक सेल तक जाके पहुंचाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या हो जाता है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम, भाई हम सांस लेते हैं लंग से, तो लंग्स, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़ तक ये लेके जाता है। मेन जो काम होता है। जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जितनी ब्लड सेल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में एक टाइप की सेल होती है जो हर तरह की सेल बनाती है। स्टेम सेल नाम सुना होगा उसका, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, जनरल सुन सकते हो, एग्ज़ाम में नहीं पूछता ले इतना, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, कि जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो बोले तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में जो पोर्शन होता है, वहाँ पर एक अलग से टिश्यू होता है, खोखला जो पोर्शन होता है बड़ी बड़ी हड्डियों का, तो उसके बीच में एक स्पेशल मटेरियल होता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारी WBC, RBC इनका फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर जो है पहले स्टेम सेल होती हैं, उनसे बाद में जिस जिस सेल की ज़रूरत होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग वो बनती है। यानी स्टेम सेल हमारी बॉडी में हर टाइप की सेल बनाती है। तो ये WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सारी कहाँ बनती है, बोन मैरो के अंदर ही बनती है। अब जो हमारी RBC बनती है, शुरुआत में जब वो छोटी होती है, इमैच्योर होती है, बड़ी नहीं, यंग RBC है, उसमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है वैसे वैसे उसका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, कि भाई इनका मेन काम क्या है आरबीसी का, हीमोग्लोबिन को, जो ये हीमोग्लोबिन है, और मेन काम क्या, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना। तो न्यूक्लियस जब रहता है तो एक तरह से ये एवोल्यूशनरी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लियस होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करके नहीं ले जा सकता, ये जो सेल है ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करके नहीं ले जा सकती, इसलिए न्यूक्लियस जो है, जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से वो ज़्यादा जो है ऑक्सीजन को लेके जा सकती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैच्योर आरबीसी होती है, ठीक है, जो मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योर होने पर। दूसरी बात क्या है कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी कोई ज़्यादा नहीं होता, वो भी करीबन अबाउट 120 दिन, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 4 महीने के आसपास होता है, ठीक है।
ज़्यादा लाइफ स्पैन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो आगे फर्दर डिवाइड कैसे करें, तो डिवाइड नहीं कर पाती हैं, तो ज़्यादा इनका लाइफ स्पैन भी नहीं होता। और इसीलिए क्या होता है कि फटाफट फटाफट ये बोन मैरो से बनती चली जाती है। इसलिए बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर ही वो फटाफट फटाफट जो है बनने लगती हैं सेल, इसलिए ब्लड डोनेट करना चाहिए, नई सेल बनती है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। उसके बाद दूसरी जो आती है हमारी, आप चाहे तो इसको साथ साथ में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, अपने क्लास नोट्स बना सकते हैं, और इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद में हम देखते हैं नीचे की तरफ, ये क्या है, हमारी ल्यूकोसाइट्स है, यानी कि WBC हैं। तो WBC क्या करती हैं, ये इन्फेक्शन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है, कोई पैथोजन बाहर से आ जाए, बैक्टीरिया, वायरस, तो उससे जो है बॉडी को बचाती है, उसके खिलाफ क्या करती है, लड़ती हैं उससे और हमें बचाती है, एक तरह से हमें ये प्रोटेक्शन देती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये क्या करती है, प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इनमें न्यूक्लियस नहीं था, इनमें न्यूक्लियस है, तो ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। ये नंबर में बहुत ज़्यादा होती है, लाखों की संख्या में होती हैं ब्लड के अंदर, जबकि ये इतनी ज़्यादा नंबर में नहीं होती। तो एक जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, उसके अंदर आप देखते हो कि TLC DLC काउंट, तो उसमें आप देखते हो कि संख्या उनकी बढ़ी हुई है। भाई TLC DLC क्या है, वो WBC के ही टाइप है। WBC बहुत टाइप की होती है, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, इस तरह से बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो TLC DLC भी एक तरह से आपके WBC के ही टाइप है। तो जो भी सेल इन्फेक्शन से फाइट करती है वो हमारी WBC है एक तरह से। तो जो WBC जब कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बीमारी होगी, बुखार हो गया, तो उस टाइम पे क्या है, टेस्ट कराते हैं तो इन्फेक्शन में TLC DLC का काउंट बढ़ा हुआ जाता है। इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन के टाइम पर ही क्या होगा, WBC अपनी संख्या बढ़ाती है। देखो, जब मैं ये कहूँ कि भाई, आप सोचोगे कि भाई WBC का संख्या बढ़ी हुई, तो इसका मतलब तो फ़ायदे की बात है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ेगी तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि देखिए, संख्या बढ़ना बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि मान लीजिए एक देश है, एक कंट्री है, उस पर किसी ने अटैक किया, तो उसकी सारी आर्मी इकट्ठी होगी एक ही जगह पे बॉर्डर पे, और दूसरे कंट्री से लड़ रही है दूसरी आर्मी से। इसका मतलब क्या है, देश खतरे में है क्योंकि उस पर अटैक हुआ है और इसलिए उसकी आर्मी इकट्ठी हुई है। ऐसे ही बॉडी जब खतरे में होती है तो हमारी ये जो WBC है ये इकट्ठी होकर ये नंबर बढ़ाती है अपने। जब नंबर बढ़ाती है तो इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन हो रखा है इसका मतलब। तो जब भी इन्फेक्शन हुआ है इसका मतलब WBC की जो काउंट है वो बढ़ जाता है, इसका मतलब वही निकलता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा, यानी कि जब ये काउंट लाखों से ऊपर पहुंच जाए तो उसका मतलब इन्फेक्शन नहीं, उसका मतलब कैंसर होता है, जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। WBC, ये जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ये जब लाखों से ऊपर पहुंच जाए तो तब इसका मतलब है कि ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर हुआ है, ठीक है, उसका मतलब तब होता है। तीसरी आती है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं भाई, जब भी कभी चोट लग जाती है तो हमारी ब्लड वेसल्स जैसे फट गई, उससे ब्लड आ रहा है बाहर, तो उस ब्लड को रोकने के लिए उस टाइम पे क्या करती है, ये वहाँ पे क्लॉटिंग कर देती है। क्लॉट करने से हमारा जो ब्लड है, वो जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई थी, फट गई थी, वहाँ से वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वहाँ पे रुक जाता है। तो हम क्या करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करती हैं, ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि नॉर्मल टर्म्स में, शब्दों में अगर बोलूँ तो मैं वो कह सकता हूँ ये ब्लड क्लॉटिंग करती है। जब चोट लग जाती है तो उसके ब्लड को रोकने के लिए ये टूटी फूटी जो सेल्स हैं, मान लीजिए कि इस तरीके से भाई ये ब्लड वेसल्स थी हमारी, ब्लड इसमें बह रहा है और यहाँ से ये रप्चर हो गया, यहाँ से चोट लग गई तो यहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये टूटी फूटी जो सेल्स होती हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा कर देती है और यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर, प्रोटीन वगैरह सबको इकट्ठा करके इसको प्लग लगा देती है, बंद कर देती हैं इसको। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है।
तो ये तीनों के फंक्शंस थे। ये था हमारा ब्लड। तो ब्लड में हमारे प्लाज्मा, लिक्विड पोर्शन, मैक्सिमम जो हमारा फूड वगैरह जो जो हम ट्रांसपोर्ट की हम जो बात कर रहे हैं मेन, वो ट्रांसपोर्टेशन इनके थ्रू नहीं, ट्रांसपोर्टेशन इनके थ्रू हो रहा है। ठीक है, मैं फूड की बात करता हूँ, खाना खाया डाइजेस्ट होने के बाद में प्लाज्मा के थ्रू ले जा रहा है डिज़ोल्व होके, प्रोटीन डिज़ोल्व होके जा रही है, यहाँ तक कि ये तीनों जो सेल्स हैं ये भी इसी के अंदर जा रही हैं तैरती हुई। जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मेनली किसके थ्रू जाती है, हमारी जो आरबीसी हैं, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो लेके जाता है इनको, ऑक्सीमोग्लोबिन की फॉर्म में लेके जाता है। और रही बात जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बहुत आरबीसी लेके जाती है और मैक्सिमम प्लाज्मा में घुल के जो है वो ट्रांसपोर्ट होके जाती है। तो मेन जो है हमारा प्लाज्मा है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है मटेरियल्स का। तो ये था हमारा ब्लड के बारे में हमने पढ़ा। थोड़ा सा मैं हल्का सा डिटेल में जा रहा हूँ इसको, जो कि अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ जाए और आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और छूटेगा भी नहीं। और बीच बीच में जो है आपके हम क्वेश्चंस कराते चलेंगे, MCQ कराएंगे, थोड़े 1 मार्क जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर के, 2 नंबर के, वो भी आपको कराएंगे। अगला आता है हमारा ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, एक तरह से ट्यूब्स हैं, एक तरह से क्या आएंगे, ट्यूब्स हैं जो क्या करती हैं, जो ब्लड जिसमें जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि पानी को आप जैसे गार्डन में आप जैसे पानी से पानी पाइप से आप पानी दे रहे हो, तो वहाँ पे पानी जो आप दे रहे हो वो तो ब्लड हो गया एक तरह से, और जो पाइप है आपका जिससे पानी को लेके आया जा रहा है, आपकी टंकी तो लगी है बहुत दूर घर में, और वहाँ से आप काफ़ी दूर जो है पाइप लेके जा रहे हो 100 मीटर का, और वहाँ तक आप पानी को लेके जा सकते हो, तो पाइप के थ्रू ही लेके जा पा रहे हो आप। तो ऐसे ही क्या होते हैं, पाइप बोले या ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है, ब्लड बहता है जिसके अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं इनको। तो ब्लड वेसल्स कैसे हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये हार्ट से, भाई मेन जो पंप करता है ब्लड को वो हार्ट ही है, हार्ट से लेके जाते भी हैं और लेके आते भी हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स की बात करें तो हमारी मेनली हम देखते हैं 2 टाइप की। कौन कौन सी, एक तो बोल पढ़ते हैं हम आर्टरीज और दूसरी पढ़ते हैं हम वेन्स। हालांकि इसके अलावा भी होती हैं, और बच्चे सोचते हैं कि आर्टरी अलग है और वेन्स अलग है, एक्चुअली में एक ही ब्रांच के पार्ट है। मैंने कहा मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट है ये हमारा, और हार्ट से मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे ही मानने में क्या जा रहा है, मान सकते हो, मान लीजिए हार्ट है और हार्ट से जो है हमारी मेन जो ब्लड दे के निकली, इसको बोला हमने आयोर्टा, मेन आर्टरी, ठीक है, या मेजर आर्टरी। उसके बाद में ये मैं बता रहा हूँ कि इनमें क्या रिलेशन है। उसके बाद मान लीजिए ये डिवाइड हो गई ऐसे, तो डिवाइड होने के बाद में हम बोलते हैं इनको आर्टरीज, ठीक। आर्टरीज फिर दोबारा से कई पार्ट्स में कई बार ऐसे डिवाइड होती हैं इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए ऐसे डिवाइड हो रही, तो उसके बाद क्या बनाती हैं ये आर्ट्रियोल्स, यानी कि आप इसको बोल सकते हो स्मॉलर आर्टरी, स्मॉलर आर्टरीज इनको कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फर्दर ये डिवाइड होती हैं, फर्दर ये जो हैं इस तरह से ब्रांचेस में ये डिवाइड होंगी, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए ये डिवाइड होती जा रही है, और बहुत ही फाइन, बहुत ही छोटी छोटी ब्रांचेस ये बना लेती हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर करके ऐसे ये बना लिया, और बनाने के बाद में वापस से जुड़ जाएंगी। तो ये जो छोटी छोटी बनी है ब्रांचेस, इनको बोलते हैं हम कैपिलरीज। कैपिलरीज ये क्या है, फाइन ब्रांचेस हैं, बहुत ही पतली, और यहाँ से ये ऐसे आपस में मिल के दोबारा से मिल जाती हैं, मिलने के बाद में ये वेन्स बनाती हैं, ठीक है। और वेन्स वापस जैसे एक ब्रांच की ये चली गई ऐसे यहाँ से, और दूसरे की इसी तरह से डिवाइड होके दूसरे की चली गई ऐसे, फिर तीसरी है, इस तरह बहुत सारी वेन्स मिलके ऐसे आपस में एक बड़ी वेन्स बनाती हैं। जैसे मैंने कहा कि मेन हार्ट से एक मेन आयोर्टा निकली है, वो डिवाइड हुई, ऐसे ही
वेन्स भी सारी अलग अलग नहीं जाएंगी, वो भी इकट्ठी होके तब एक बन के ऐसे जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो वेन्स है आपस में मिलके मान लीजिए मिल गई और मिलके क्या बनाती हैं, ये वीना केवा बनाती है, और वीना केवा जाके फिर हार्ट के अंदर वापस जाती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं एक ही ब्रांच है, ठीक है, एक ही ब्रांच है। अब इनका आप जो है आराम से डिटेल से देखिए। तो हमने कहा कि पहले क्या आई हमारी, आयोर्टा आई, मेजर आर्टरी, उसके बाद में आर्टरीज आई, ठीक है, आर्टरीज डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स बनाया इन्होंने, आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होके क्या बनाई, कैपिलरीज बनाई, कैपिलरीज बना के क्या बनाया इन्होंने, वेन्स बनाई, और वेन्स ने आगे मिलकर फिर वीना केवा बनाया, ठीक है। तो ये था सीक्वेंस। अब इसमें भी आप देखते हो कि आपने सुना होगा कि आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है और वेन्स में इम्प्योर, जबकि ये एक ही ब्रांच है। तो कैसे इम्प्योर आया इसमें, तो देखिए जब मेन इसमें ब्लड आता है ऐसे, तो भाई हमारे जो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे जाना है, तो इतनी मोटी आर्टरी तो उसके लेवल तक नहीं जा सकती, तो इनको छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि सुई का काम सुई करती, तलवार का तलवार, आप सुई की जगह तलवार का यूज़ नहीं कर सकते सिलने के लिए, छोटे लेवल पे जाना पड़ेगा, सुई लेनी पड़ेगी। ऐसे ही ये बड़ी आर्टरीज जो हैं ये एक सेल को नहीं जाके वो कर सकती, प्रोवाइड करा सकती ब्लड, तो ये क्या करती हैं, ये छोटी छोटी फाइन ब्रांचेस होती हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर ये टिश्यू है, ये हमारे टिश्यू हैं, टिश्यू में ये सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये सेल्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारी कैपिलरीज जो होती है, कैपिलरीज जो हैं हमारी 1 सेल थिक होती है, 1 सेल थिक लेयर होती है ये। मतलब 1 सेल थिक का मतलब क्या है कि इसको अगर मैं ऐसे इसको मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या दिखाई देगा, जैसे ये है ना ऐसे, तो इसमें जो सेल होंगी वो सिर्फ एक ही हैं ऐसे, यानी कि एक सेल ये ऐसे है इधर की साइड, और एक सेल की लेयर ये ऐसे है, यानी कि सिंगल सिंगल है, बीच में क्या है, ब्लड। अब एक एक सेल थिक होने से फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड है वो डिफ्यूज़ आराम से हो जाएगा, एक सेल से निकल के। अब यहाँ से जो डिफ्यूज़ होके जो ब्लड आता है वो कहाँ जाएगा, वो इस सेल के पास में जाएगा, और सेल को क्या, ब्लड में क्या था, हमारा डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, बाकी और चीज़ हो सकती है, वो सारा कहाँ जाएगा, सेल के पास में आएगा। सेल इस मटेरियल का यूज़ करके, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज उसने यूज़ कर लिया, और ग्लूकोज यूज़ करके उसने ऑक्सीजन ले ली, उसको तोड़ा। भाई आपने रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखी है, लास्ट जो लेक्चर है उसमें आप देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हो, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो आपने क्या कहा कि C6H12O6 + O2 क्या टूटा, क्या बना, CO2 और H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो वापस कहाँ डिफ्यूज़ हो जाती है, वो इस ब्लड में चली जाती है वापस, ठीक है। और जो बाकी जो वेस्ट होते हैं वो भी यहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद में कहाँ, वापस चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिलरीज़ के बाद में आगे जो ब्लड होगा उसमें वेस्ट होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और कैपिलरीज से पहले जो होगा उसमें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन अच्छा खासा होगा, ठीक है ना। तो कैपिलरीज के बाद में वेस्ट आ जाता है इसमें, इसलिए ब्लड जो है इम्प्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये था सीक्वेंस इसका। अब मेन बात करते हैं, और आपने ये भी देख लिया कि इसमें जो चीज़ें हैं कौन कौन सी ब्रांच कौन सी है। अब मेन जो देखते हैं भाई ट्यूब्स में, हमने कहा कि एक जगह मेन तो क्या होगी हमारी आर्टरीज, और दूसरी तरफ होगी हमारी वेन्स। पहचानने कैसे, लिखें कैसे कि आर्टरीज क्या हैं और वेन्स क्या हैं। देखिए हार्ट से आप सीधा पहचानने का एक तरीका है, इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हार्ट से ब्लड लेके जाया जा रहा है, हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जो ट्यूब जाती है उसको आर्टरी कहेंगे, और बॉडी पार्ट से जो लेके आएगा उसको वेन्स कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये करती हैं, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी
बॉडी पार्ट्स, हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ लेके जाती हैं। और वेन्स क्या करती हैं? वेन्स करती हैं कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू दी हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जाती है। तो जो हार्ट से लेके आएगा वो आर्टरी है, और जो उसकी तरफ लेके जाएगा वो वेन है। दूसरी तरफ हमने कहा कि यहाँ पर इसमें कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। इसको हम जनरल भाषा में हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्योर कह देते हैं कि प्योर है। एक्चुअल में क्या है? वो ऑक्सीजनेटेड है, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है उसमें। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और इसमें क्या होता है? जनरली CO2 ज़्यादा होती है, तो CO2 रिच ब्लड ये होता है। अभी देखा था ना मैंने, CO2 आ गई थी। तीसरी बात ये होती है, इनकी जो वॉल होती है, इनकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है, जबकि इनकी वॉल थिन होती है। क्यों है भाई ऐसा? ये ऐसा है कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि हार्ट है, हार्ट से जब प्रेशर के साथ में ब्लड निकला, तो प्रेशर के साथ में निकला तो ये जो मोटी अगर नहीं होगी, इनकी जो वॉल है, आर्टरीज जो होती है बिल्कुल निकलती है, अगर इनकी वॉल मोटी नहीं होगी तो फटने का डर रहता है। तो उस प्रेशर को झेल जाए इसलिए इनकी वॉल होती है थिक, और बहुत दूर जाके डिवाइड हो के आखिरी में क्या बनती है? वेन्स बनती हैं। अब हार्ट से बहुत दूर होती है वेन्स, सर्कुलेशन के थ्रू देखें तो डिवाइड हो के बहुत दूर है, तो उनमें इतने प्रेशर नहीं रहता। जब उनमें इतना प्रेशर नहीं रहता तो इनको मोटी वॉल होने की ज़रूरत क्या है? दूसरी बात, कैपिलरीज से जस्ट बने हैं, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूज़न भी करना है, एक्सचेंज भी करना है मटेरियल का, इसलिए भी पतली होती है। दूसरी बात यह है कि भाई जब इनमें प्रेशर कम होता है, इनमें हाई प्रेशर होता है, इनमें प्रेशर कम होता है, तो मान लीजिए मैंने कहा कि जो वेन्स है इनमें क्या है? प्रेशर कम होता है, तो ब्लड ऐसे बह रहा है, और प्रेशर कम है इनमें, तो ब्लड बैक फ्लो भी मार सकता है, पीछे को भी जा सकता है। इसलिए इनमें क्या होती है? बीच बीच में इनमें वाल लगी होती है। वेन्स में बीच बीच में क्या होती है? वाल लगी होती है, जो कि ब्लड वापस फ्लो ना कर जाए, बैक फ्लो ना मार जाए। तो इसमें क्या होती है? बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्स लगी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? ये थी हमारी ब्लड वेसल्स। अब जो है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारा हार्ट। तो हार्ट को हम क्या बोलते हैं? हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं अपनी बॉडी का। ठीक है, जो कि भाई देखिए, जो ब्लड है पूरी बॉडी में फैलना है तो ऐसे तो जाएगा नहीं, उसके लिए पंप करना पड़ेगा इन पाइप्स में। मैं कहूँ कि भाई अगर आपने टंकी लगा ली नॉर्मल, और आपको बहुत दूर तक पानी चाहिए, तो प्रेशर अगर चाहिए पानी में तो आप मोटर का इस्तेमाल करोगे, तब उसमें प्रेशर से आएगा पानी। तो ऐसे ही पंपिंग ऑर्गन, अगर हमें प्रेशर के साथ में पूरा बॉडी तक एक दूर दूर तक लेके जाना है ब्लड को, तो उसको पंप करना पड़ेगा, उसके लिए हार्ट चाहिए। और हार्ट को अगर हम देखते हैं तो अलग अलग ऑर्गन में, वैसे भाई देखो, आपने सुना होगा कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। लेकिन अलग अलग ऑर्गेन, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसमें 4 चैम्बर नहीं होते। जैसे मैं बात करता हूँ कि भाई जो हमारी फ़िश होती है, फिश में कितने चैम्बर हार्ट होता है? 2 चैम्बर, 2 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर होता है। ठीक है, 2 चैम्बर में, जैसे मैंने कहा कि 2 चैम्बर है इसके अंदर, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी से इनमें ब्लड आया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? गिल्स में जाता है, और गिल्स से साफ होके, गिल्स में क्या होगा? गिल्स में ऑक्सीजन आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें है वो बाहर निकल जाती है, और निकल के ये वापस कहाँ चला जाता है? बॉडी में चला जाता है, और बॉडी में दे दा के फिर इम्प्योर होके वापस ऐसे आ जाता है। यानी कि ब्लड बस एक बार ही आया सर्कुलेशन में, तो इसको क्या बोलते हैं? फिश में कैसा होता है हमारा? सिंगल सर्कुलेशन होता है, ब्लड एक ही बार आता है एक साइकिल में।
दूसरे जो होते हैं हमारे दूसरे टाइप के जो एनिमल्स हैं, जैसे हमारे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। एम्फीबियंस में कौन, मेंढक आते हैं, प्लस रेप्टाइल्स में सांप, ठीक है, कछुआ यानी टॉर्टोइज, ये सब आते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनमें क्या होता है, इनमें भाई मगरमच्छ को छोड़ देना, क्रोकोडाइल, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट। जब भी चैम्बर हार्ट बढ़ाओ तो याद रखो पहले ऑरिकल बढ़ाना है, वेंट्रिकल बाद में। तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 2 ऑरिकल, ठीक है, और 1 वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हार्ट जो होगा, हार्ट में आप मान के चले इस तरीके से, ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल और ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल, और ये एक सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट ऑरिकल में क्या होता है, राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड आता है इसमें। अब ये प्योर इम्प्योर कैसे है वो ह्यूमन वाले में बताएंगे। तो इसमें आया, वेंट्रिकल में आया, और इधर से भी प्योर ब्लड आ जाता है। तो वेंट्रिकल में आने के बाद में ब्लड, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर इसमें आ जाएगा और लंग्स में भी जाता है। तो यहाँ पे भी डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वेंट्रिकल में डिवाइडेशन ना होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, प्योर और प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है, इसलिए इनमें एनर्जी की डिमांड, एनर्जी इतनी हाई नहीं होती, डिमांड भी कम होती। दूसरी बात क्या है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन करने की जो एक प्रोसेस है, ठीक है, वो नहीं होती, कि जैसे जैसे बाहर का जो टेम्परेचर है बदलता है वैसे वैसे इनका भी बदल जाता है। ठंड होगी तो इनका खून ठंडा हो जाएगा, बाहर गर्मी होगी तो इनका गर्म हो जाएगा। जबकि हमारे अंदर कैसा होता है, हमारे अंदर 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, चारों अलग होते हैं, हमारे अंदर प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से हमें एनर्जी अच्छी खासी मिलती है, जिससे कि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे बाहर ठंड हो या गर्मी हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास ही रहता है, ठीक है। और चौथा, इसको आप लिख सकते हो रोक के, वीडियो को पॉज करके, बैक करके। और चौथा आता है हमारा, जैसे ह्यूमंस के अंदर, या बोलते हैं कि मैमल्स जो हैं, जितने भी मैमल्स हैं ह्यूमंस के अलावा, इन सभी में कितने पाए जाते हैं, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड हार्ट इसमें पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, 2 तो ऑरिकल्स होते हैं या ऑट्रियम भी बोल सकते हैं, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इसका पूरा सर्कुलेशन समझते हैं कैसे, और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए, मैंने कहा कि हमारे हार्ट में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, इन 4 को आप ऐसे लेके चल सकते हो। मैंने कहा ये क्या है हमारा राइट ऑरिकल, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट वाले पोर्शन में हमेशा इम्प्योर यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ये हमेशा याद रखेंगे। ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और सॉरी ऑरिकल, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से हार्ट से हमारा ये मेन आयोर्टा निकलती है ब्लड लेके, और ब्लड लेने के बाद में कहाँ पहुँचती है, हमारी बॉडी पे, ठीक है, हमारी बॉडी पे ये पहुँच गई ब्लड लेके। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, यानी काफ़ी लंबा सर्कुलर सर्किट होता है, ये यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे इसने दिया बॉडी को, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट ले लिए, और यहाँ से इम्प्योर होके ये बॉडी के राइट ऑरिकल वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे आने के बाद में इस तरीके से भी सर्कुलेशन बता रहा हूँ, पूरी प्रोसेस समझाऊंगा इसकी। यहाँ पे आया, और यहाँ से एक दूसरी कैपिलरी ब्लड वेसल्स के थ्रू ये पहुँच जाता है फिल्टर होने के लिए लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स के पास ये पहुँच गया यहाँ तक, और लंग्स से कहाँ पर पहुँचा ये,
फिर से लेफ्ट ऑरिकल में, और यहाँ से होता हुआ इधर और इधर से इधर। तो अब ये ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? देखिए, जो लेके निकला स्टार्टिंग में होती है आयोल्टा, मेन जो होती है आगे चल के क्या बन जाती है? आर्टरी बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लड लेने के बाद में जो इम्प्योर हो गया था, यहाँ पे छोटी छोटी बताई थी ना, ये ऐसी डिवाइड होके छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती है, क्या बोलते हैं इनको? कैपिलरी। कैपिलरी के बाद में वापस से क्या हो जाती है? यानी कि ये होगी वेन। वेन ने यहाँ पे वीना केवा के थ्रू आपस में बहुत सारी मिल जाती हैं, या वेन भी छोड़ दे आप लिख के, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से होने के बाद में ऐसे गया, तो ये देखो, जो भी आपको याद रखना है, हार्ट से जो भी ब्लड लेके जाएगा उसको आर्टरी बोलेंगे, और जो ब्लड वेसल हार्ट को लेके आएगी, हार्ट की तरफ लेके आएगी, उसको वेन कहेंगे। देखो, यहाँ से लेके जा रही है, इसको आर्टरी कहेंगे, और यहाँ से इसको लेके आ रही है तो इसको वेन कहेंगे। ऐसे ही ब्लड हार्ट से लेके जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? आर्टरी कहेंगे। और लंग्स की तरफ लेके जा रहा है तो लंग्स के लिए वर्ड यूज़ होता है पल्मोनरी। देखिए, जैसे किडनी के लिए वर्ड यूज़ होता है, किडनी से रिलेट जो होता है उसको बोलते हैं हम रीनल। लीवर के लिए हिपैटिक, ऐसे ही लंग्स के लिए पुल्मोनरी। तो पुल्मोनरी आर्टरी लंग्स पे गया, लंग्स से क्या हुआ? ऑक्सीजन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। हम नाक से छोड़ते हैं ना बाहर और ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो यहाँ से ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजिनेटेड हो गया, यानी कि ये जो लेके आ रही है हार्ट की तरफ, तो ये होगी वेन, और लंग्स से रिलेट करती है तो उसको बोलेंगे पुल्मोनरी वेन। अब यहाँ से आपसे पूछता है कि भाई पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन में किस टाइप का ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? अब ध्यान से देखें, यहाँ से हमने शुरुआत की, मान लीजिए तो प्योर ब्लड मान लीजिए यहाँ पे, तो इसमें क्या है? इसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी कैसे आया है? साइकिल पूरी होने पे पता लग जाएगा। अभी ब्लड यहाँ पे बॉडी को दिया था, बॉडी को इसने ऑक्सीजन दे दी थी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स हो गई थी, वेस्ट मिक्स हो गए थे, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे अब कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हुआ? इम्प्योर, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ये गया लेके यहाँ, यानी कि लेफ्ट वाले पोर्शन में कैसा ब्लड आएगा? इम्प्योर, डीऑक्सीजनेटेड। इसलिए जो चार्ट आते हैं मार्केट में वो ब्लू कलर का दिखाते हैं और रेड कलर का मतलब प्योर। तो यहाँ से ये इधर जाएगा, और जाने के बाद में देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया? इसके अंदर ये जो इम्प्योर है देखो, तो इसके अंदर कैसा है? अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जबकि देखिए, हमने पढ़ा था ना कि आर्टरी कैसा लेके जाती है? आर्टरी में ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या बन गया कि पुल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, उसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसे आया? अभी पता लग गया। देखो, अब यहाँ से इसने लंग्स ने क्या कर दिया? इसको प्योर कर दिया, ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इसके अंदर कैसा आ गया हमारा? ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आ गया। जबकि वेन में कैसा होता है? वेन में इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, जबकि यहाँ पर पुल्मोनरी आर्टरी वेन इसका एक्सेप्शन होगी, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो ये लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ सर्कुलेशन। ये बड़ा सर्किट होता है कि भाई यहाँ से हार्ट से हर एक बॉडी पार्ट पे लेके जाना, वहाँ से लेके आना, बहुत बड़ा सर्किट होता है। इसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन भी हमारे दो हो गए, और ये हो गया कि यहाँ से जाएगा, सिर्फ लंग्स की तरफ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। पुल्मोनरी सर्कुलेशन इसको कहेंगे हम। ठीक है, ये छोटा सर्किट होता है, ये बड़ा सर्किट होता है। तो दो तरह के सर्किट हमारे बन गए यहाँ पर। इसमें प्योर मतलब कि जैसा भी हमने बताया इस तरीके से चलता है। अब बात ही आती है कि यहाँ पर क्वेश्चन और कैसे कैसे बनते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से जब ब्लड इसके अंदर आता है, जब ब्लड इसमें आएगा तो ब्लड भर रहा है। अब यहाँ शुरू करते हैं कि ब्लड इसमें भर रहा है हार्ट के अंदर, तो हार्ट ऐसे फूलेगा, फैलेगा, तो हार्ट में ब्लड भर रहा है, यानी कि उस टाइम पे हार्ट पंप नहीं कर रहा ऊपर की तरफ से।
तो यहाँ पे जब इसमें भर रहा है तो राइट ऑरिकल में ब्लड भरेगा, ब्लड फैल रहा है, मतलब हार्ट फैल रहा है, तो इस वाले के जो ब्लड भर रहा है तो उसको बोलते हैं हम डायस्टोल। डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब एक तरह से रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन, यानी कि ब्लड इसमें भर रहा है और ये रिलैक्स कर रहा है। जब इसमें ब्लड भर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड प्रेशर के साथ में नीचे आएगा ऐसे। यहाँ पर एक वॉल होती है, ठीक है, यहाँ पर वॉल होती है, जनरली आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, क्या बोलते हैं उनको, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ठीक है, ढक्कन जैसी होती है। तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ब्लड कि भाई बैक फ्लो ना मारे, इसलिए वॉल लगी होती है यहाँ पर। तो राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर रहा है तो तब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं हम सिस्टोल। सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब बोले तो सिकुड़ना। तो यहाँ पे पहले इसमें भरा था तो ये रिलैक्स कर रहा था, जब भर गया तो ये अब ये पिचकेगा, पिच का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ गया, सिकुड़ने से ब्लड ऐसे नीचे की तरफ भरेगा। जब नीचे की भर रहा है तो इस टाइम पे ये फैल रहा है, फैल रहा मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, फैल रहा है। अब ये क्या करेगा, जब ये ऐसे पंप करेगा तो ये वाली वॉल्व तो बंद हो जाएगी, जिससे कि वापस ना जाए ब्लड ऊपर। और यहाँ पर भी वाल्व होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। ये वाल्व जब ऐसे करते हैं तो वाल्व ये प्रेशर के साथ में खुल जाती है, खुलने, इन वॉल के खुलने की वजह से ही और फिर बाद में बंद होने की वजह से खुलती हैं, खुलने के बाद बंद होती हैं, बंद होने से ही वो जो हार्ट में साउंड आता है ना, डक 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 आता है, वो लब डब साउंड होता है, वो इनके बंद होने की वजह से होता है। पहले मतलब ये खुली ऐसे, खुलने से ब्लड ऐसे चला गया, जब ब्लड चला गया ऐसे और जब ये दोबारा से फैलेगा तो ये प्रेशर यहाँ पे कम हो गया तो ये ढक्कन से बंद हो जाते हैं वापस। तो इस तरीके से ये फैलाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी वाल्व होती है सेमी ल्यूनर, ऐसे ये भेजेगा इसके अंदर। तो यानी कि जब हार्ट सिकुड़ेगा तो उसको बोल देंगे डायस्टोल, और जब मतलब सिस्टोल, और जब फैलता है, फैलता मतलब जो उसमें ब्लड भरेगा तो डायस्टोल। डायस्टोल में ब्लड भरता है हार्ट में, और इसमें सिस्टोल के अंदर ब्लड जो है वहाँ से ब्लड से हार्ट से बाहर निकल के ब्लड कैपिलरीज में पहुँच जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई वेंट्रिकल्स की वॉल बड़ी मोटी होती हैं और इनकी ऑरिकल की वॉल मोटी नहीं होती, यानी कि वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल्स देन ऑरिकल्स। ये इनकी जो वॉल होती है इनकी मोटी होती है, ऑरिकल की मोटी वॉल नहीं होती। क्यों? बिकॉज आप आंसर लिखोगे सीधा कि वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और बॉडी पे ले जाने के लिए इनको पंप करना पड़ता है कि भाई बहुत दूर तक ब्लड जाए, तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। इसकी वजह से इनके जो वॉल होती है वेंट्रिकल्स की मोटी होती है, बिकॉज दे हैव टू पंप दी ब्लड इनटू दी बॉडी पार्ट्स, इसलिए इनके अंदर इनकी मोटी वाल्व होती है। और इसमें भी पूछ ले आपसे कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में मोटी किसकी होती है, तो आप कहोगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल की ज़्यादा मोटी होगी। क्यों होगी मोटी? इसलिए मोटी होगी क्योंकि इसको राइट वेंट्रिकल को तो सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना है ब्लड, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, इसलिए होती है ये। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ये सेप्टा होते हैं, ये सब क्या है, ये सेप्टम है, ठीक है। ये ऑरिकल के बीच में भी होते हैं, ये वेंट्रिकल के बीच में भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्प्योर और प्योर ब्लड मिक्स नहीं होते, अलग अलग रहते हैं। देखो मिक्स थोड़ी ना हो रहा, लेफ्ट साइड में प्योर है, राइट साइड में इम्प्योर है। इससे क्या होगा, इससे मिक्स नहीं होता, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी की डिमांड काफ़ी हाई रहती है, मतलब एनर्जी ज़्यादा रहती है, हम अच्छे से ज़्यादा लंबे समय तक काम कर पाते हैं अपना, ठीक है। और बॉडी का टेम्परेचर भी हम मेंटेन कर पाते हैं। ब्लड के जैसे हमने फंक्शन शायद नहीं बताए थे, तो ब्लड का आपका फंक्शन एक वो भी था कि मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर, बाकी आपको पता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का, न्यूट्रिशन का वगैरह वगैरह। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा ब्लड में आपके एक तो आर्टरीज, इसमें सिस्टम में आर्टरीज वेन्स में डिफरेंस पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका कि वेंट्रिकल्स की वॉल ऑरिकल की वॉल से मोटी क्यों होती है, या फिर पूछ लेगा कि आर्टरीज़ की वॉल
वेन्स की वॉल से मोटी क्यों होती है। ठीक है, एक ये पूछ लेगा कि पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन इससे रिलेट करके अलग अलग केस वाले स्टडी वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, और सर्सन रीज़न ही बन जाता है कि पुल्मोनरी वेन और पुल्मोनरी आर्टरी में किस टाइप का ब्लड रहता है। तो आपको उल्टा है ये हिसाब इन दोनों का, क्योंकि ये एक्सेप्शन एक तरह से कैस क्यों है वो भी हमने बता दिया। तो ये था हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट के बारे में। अभी हमने कहा था कि दूसरा सिस्टम कौन सा होता है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा था, लिम्फेटिक। तो लिम्फेटिक में क्या आते हैं हमारे, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में आएगा, देखो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड के अलावा भी कुछ ऐसे मीडियम हैं हमारी बॉडी में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जैसे इसके अंदर क्या आते हैं हमारे, लिम्फ आएगा। अब ये लिम्फ क्या है, आपने बुक में देखा होगा लिखा हुआ कि कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसके अंदर आरबीसी नहीं होती। अब ये कैसे है, देखिए मान लीजिए हार्ट था, हार्ट से हमारी डिवाइड हो गई, भाई ये मेन आयोर्टा थी, आयोर्टा डिवाइड होके क्या बन गई थी, आर्टरी बन गई थी, आर्टरी डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स बन गई थी, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होके क्या बन गई थी हमारी, कैपिलरी बन गई थी। ठीक है, ऐसे ये पढ़ा था हमने, ऐसे मान लीजिए कैपिलरी बन गई थी, और कैपिलरी वापस मिलके ऐसे वेन बन गई थी, और वेन्स आपस में बहुत सारी वेन्स मिल के क्या बन गई थी, वीना के और हार्ट में पहुंच गई थी वापस। तो यहाँ पर जो ये कैपिलरी, ये क्या थी, कैपिलरीज थी। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कहा था कि कैपिलरीज क्या करती है, डिफ्यूज़न के थ्रू हमारा जो टिश्यू है, ये मान लीजिए क्या हमारा टिश्यू है, ये टिश्यू को क्या करती है, देखो यहाँ से ब्लड डिफ्यूज़ होके क्या करता है, यहाँ पे आ जाता है। तो डिफ्यूज़न के टाइम पर भाई इसको न्यूट्रिशन देगा, फूड देगा हमारी सेल्स को। तो डिफ्यूज़न के टाइम पर जो हमारी आरबीसी होती हैं, आरबीसी यहाँ से नहीं निकल पाती, आरबीसी बड़े साइज़ की है, ये नहीं निकल पाती। बाकी का जो ब्लड है, ब्लड में जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, और बाकी जो भी हॉर्मोन्स वगैरह कुछ भी हैं, सॉल्ट वगैरह, वो सब डब्ल्यूबीसी वगैरह सब यहाँ से रिस के बाहर आ जाती हैं, और इनको फूड देती हैं सेल को, बाकी चीज़ें भी। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो फ्लूइड है, ये जो आया गया सेल्स के बीच, को टिश्यू है, टिश्यूज़ के बीच में जो ये फ्लूइड रिसके जो अभी ब्लड वेसल से बाहर है और टिश्यूओं के बीच में, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। और इसी के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं लिम्फ। हल्का सा और बताऊंगा अभी। तो टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ इसी को बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है, टिश्यू के बीच में है। इसमें आरबीसी नहीं है, इसलिए कैसा है, ये कलरलेस होता है, पेल येलो, हल्का हल्का पीला से रंग का होता है। और यहीं पर हमारी क्या होती हैं, यहीं पर हमारी बीच में लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स मतलब लिम्फ वेसल्स, जैसे आर्टरीज वेन्स होती हैं, ऐसे लिम्फ की भी होती हैं ट्यूब्स। तो ये बंद होती हैं इनके सिरे, लेकिन इनमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इनकी जो वॉल है, वॉल में थोड़े थोड़े से बहुत ही पतले छेद होते हैं, जिसमें से ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड यहाँ से रिस के किस में आ जाता है, इन लिम्फ वेसल्स में। इनको क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, अब ये लिम्फ वेसल्स में जब ये टिश्यू फ्लूइड आ जाता है, तब जाके इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं। अब यहाँ से लिम्फ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और इसी में क्या होती है हमारी डब्ल्यूबीसी वगैरह सब, ये भी आ गई साथ में, ये चलती हैं ऐसे। बीच में जाके कहीं कहीं पर ऐसे गांठ की जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, गांठ होती है ना, गांठ, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स, जो हमारे गले के पास में सबसे ज़्यादा होती है। इसमें क्या होती है, यहाँ पर एक तरह से ये स्पंज के जैसा है, यानी कि इसमें से बाकी चीज़ निकल जाती हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया वगैरह पैथोजन है वो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और इनके ऊपर हमारी जो डब्ल्यूबीसी हैं, उसका एक स्पेशल टाइप होती है डब्ल्यूबीसी की, इनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। वो इन पे अटैक करके इनको किल कर देती है। यानी कि एक तरह से हमारा जो ये लिम्फ का जो काम हुआ, वो इम्यूनिटी देना है, वो जो हमारे पैथोजन्स हैं उनको ख़त्म करना है। उसके बाद में जो ब्लड ये लिम्फ वेसल्स हैं, ये जाके क्या करती है, ये जाके वेन्स के जात में कनेक्ट हो जाती है, और हार्ट में जाके अपने जो सीक्रेशन उसको डाल देती है। इस तरीके से हमने कहा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये भी एक सर्कुलेटरी है। तो सिस्टम है, तो एक कलरलेस होता है,
टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और इसमें क्या होती है भाई, इसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट बोले तो WBC का टाइप्स हैं, WBC के टाइप हैं जो क्या करती है, ये मारती है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या पैथोजन के खिलाफ उनको मारती हैं, या फिर मैं सीधा लिख दूँ किल दी पैथोजन, किल्स दी पैथोजन। पैथोजन मतलब जो डिजीज़ करेगा उनको बोलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया वायरस को जो बीमारी करते हैं उनको पैथोजन बोल देंगे हम। तो उसके बाद में ये दूसरी बात क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फैट है, ये ध्यान रखिएगा आप, MCQ आ जाएगा, डाइजेस्टेड फैट है वो भी लिम्फ के थ्रू ही क्या होता है, सर्कुलेशन में आता है, ठीक है, और एनर्जी देता है हमें। तो ये क्या थे हमारे, ये था पूरा का पूरा सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसमें कोई डाउट हुआ हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर जो है आपको रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको आप शेयर करें। और इसके जो क्वेश्चंस हैं बाद में हम चैप्टर के बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरे चैप्टर से उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, उससे बाहर आपका क्वेश्चन पूरे बोर्ड में नहीं जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।